इस गहरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो पूरी तरह से भूगोल और विज्ञान के उन स्रोतों पर आधारित है जो जो हमारी इस धरती के भीतर छुपे रहस्यों को उजागर करते हैं। जी। और आज हम खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के उस अनदेखे संसार पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना हमारी आज की आधुनिक दुनिया सच कहूं तो एक दिन भी नहीं चल सकती। इस चर्चा का मुख्य मकसद सुनने वालों को ये समझाना है कि कैसे जमीन के नीचे दबी हुई छोटी छोटी निर्जीव चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही हैं। सही कहा। और ये खजाने आखिर आते कहाँ से हैं, कैसे बनते हैं और इनको निकालने के पीछे का विज्ञान और खतरे क्या हैं, ये सब हम आज समझेंगे। हाँ, और इस पूरी चर्चा को हम बिना किसी भारी तकनीकी शब्दों के एक बेहद रोचक कहानी की तरह पेश करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए जरा इस बात पर गौर किया जाए कि रोज सुबह जब दिन शुरू होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले तो लोग ब्रश ही करते हैं। एग्जैक्टली, एक साधारण सा टूथपेस्ट। पर स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि सुनने वालों को शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो कि उस एक टूथपेस्ट के ट्यूब में पूरा का पूरा भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का खजाना छिपा हुआ है। ये सच में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है इस विषय को खोलने का। अक्सर हम अपने आसपास की चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं चीजों को एक भूगोल शास्त्री या एक भूविज्ञानी के नजरिए से देखा जाता है ना, तो दुनिया का रंग रूप ही बदल जाता है। अच्छा, वो कैसे? दोनों के देखने के नजरिए में क्या फर्क है? देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी एक बड़ा सा घर है, तो एक भूगोल शास्त्री इस बात में दिलचस्पी रखता है कि घर के कमरे कैसे बने हैं, वहाँ का माहौल कैसा है और उन कमरों का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के लिए कैसे हो रहा है। वो खनिजों को बस पृथ्वी की ऊपरी परत के एक हिस्से के रूप में पढ़ते हैं। जी, समझ रही हूँ। और भूविज्ञानी? वहीं दूसरी तरफ एक भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट की सूझ थोड़ी अलग होती है। वो घर के कमरों को नहीं देखता, बल्कि उन ईंटों और सीमेंट को देखता है जिनसे वो घर बनाए। यानी वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। वो ये जानना चाहते हैं कि ये खनिज रूपी ईंटें बनी कैसे, इनकी उम्र क्या है और इनकी अंदरूनी रासायनिक बनावट कैसी है। तो जब ये दोनों नजरिए मिलते हैं तब कहीं जाकर हमें खनिजों की असली कहानी समझ आती है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर हम वापस उसी टूथपेस्ट वाले उदाहरण पर आएं, जी, टूथपेस्ट वाले उदाहरण पर, तो स्रोतों को देखकर लगता है कि वो सिर्फ एक पेस्ट नहीं है, बल्कि खनिजों का एक पूरा कॉकटेल है। आमतौर पर हमें लगता है कि टूथपेस्ट बस दांत साफ करता है, लेकिन आज स्रोतों में कुछ ऐसे अजीबोगरीब खनिजों के नाम सामने आए हैं जो सीधा हमारे बाथरूम तक पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इसके पीछे का विज्ञान थोड़ा समझाएं। जरूर। देखिए, टूथपेस्ट का मुख्य काम दांतों की सफाई करना है और इसके लिए थोड़े खुरदुरे पदार्थों की जरूरत होती है। इनको अब्रेसिव्स कहा जाता है। अच्छा। वो टूथपेस्ट में मौजूद सिलिका, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे खनिज यही काम करते हैं। ये दांतों पर जमे मैल को रगड़कर साफ करते हैं। और इतना ही नहीं, वो फ्लोराइड भी तो होता है ना, जो दांतों को सड़ने से बचाता है। हाँ, एकदम सही। वो फ्लोराइड असल में फ्लोराइट नाम के एक प्राकृतिक खनिज से निकल कर आता है। क्या बात है। और वो जो एक चमकदार सफेदी होती है जिसका आधा जगह टीवी पर आता है। हाँ, उसकी कहानी और भी दिलचस्प है। वो सफेदी आती है टाइटेनियम ऑक्साइड नाम के कंपाउंड से, और ये कंपाउंड रोटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज जैसे खनिजों से निकाला जाता है। बाप रे, इतने सारे खनिज। और एक और मजेदार बात सुनिए। कुछ टूथपेस्ट जो जेल वाले होते हैं ना, जिनमें एक अजीब सी चमक होती है, वो चमक अबरक यानी माइका नाम के खनिज से आती है। यानी लिटरली हम पत्थर और खनिज से अपने दांत साफ कर रहे हैं। बिल्कुल। यहां तक कि जिस ट्यूब में वो पेस्ट भरा होता है, वो प्लास्टिक भी पेट्रोलियम से बनता है, और पेट्रोलियम खुद धरती से निकाला गया एक संसाधन है। तो मतलब दिन की शुरुआत ही मिनी माइनिंग प्रोजेक्ट से होती है हमारी। जी, आप ऐसा बिल्कुल कह सकती हैं। लेकिन ये खनिज सिर्फ निर्जीव चीजों तक ही सीमित नहीं है। स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा मिला मुझे, जो हमारे खाने से जुड़ा है। उसमें बताया गया है कि हमारे कुल पोषण में खनिजों की मात्रा बेहद कम होती है, पर उनका काम बहुत बड़ा होता है। हाँ, और यहीं पर जीव विज्ञान और भूविज्ञान का सबसे सुंदर संगम दिखता है हमें। हमारे कुल पोषण का सिर्फ 0.3% हिस्सा ही खनिज होता है। सिर्फ 0.3%? यानी अगर हम एक बड़ी थाली खा रहे हैं तो खनिज एक चुटकी से भी कम है। एकदम कम। लेकिन ये
0.3% हिस्सा एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। ये इतना जरूरी है कि इसके बिना हमारा शरीर बाकी का 99.7% खाना पचा ही नहीं सकता। मतलब बिना इन खनिजों के जीवन चल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अब अगर इसे आसान भाषा में परिभाषित करें तो भूविज्ञानी कहते हैं कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जिसकी अपनी एक निश्चित अंदरूनी बनावट होती है। और इसमें तो बहुत विविधता होती होगी। बहुत ज्यादा। एक तरफ सबसे कठोर हीरा है जो लोहे को काट दे, और दूसरी तरफ सबसे मुलायम तैल्क है जिससे टैल्कम पाउडर बनता है। दोनों खनिज हैं, बस बनने की प्रक्रिया अलग है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल अब ये आता है कि ये जादुई खनिज आखिर मिलते कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कहीं भी गड्ढा खोदा और हीरा निकल आया। इन्हें निकालते कैसे हैं? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। खनिज आमतौर पर ओर्स यानी अयस्क में पाए जाते हैं। अयस्क को हम एक मिक्स सूप की तरह समझ सकते हैं जिसमें मुख्य खनिज के साथ मिट्टी, पत्थर और दूसरे तत्व मिले होते हैं। तो इनको सूप से अलग किया जाता होगा? जी, और किसी भी अयस्क से खनिज को तभी निकाला जाता है जब उसमें खनिज की मात्रा इतनी ज्यादा हो कि उसको साफ करने का खर्च कम आए और मुनाफा ज्यादा हो। धरती पर ये मुख्य रूप से 5 अलग-अलग जगहों या प्रक्रियाओं से मिलते हैं। तो ये 5 खजाने की जगह कौन-कौन सी हैं? पहला प्रकार आग्नेय और कायांतरित चट्टानों यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जुड़ा है। इसको समझने के लिए एक हिलाई हुई सोडा की बोतल के बारे में सोचिए। सोडा की बोतल? अच्छा, हाँ, जमीन के बहुत नीचे भयंकर गर्मी और दबाव होता है जहां चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। जब ये तरल या गैस के रूप में होता है तो ये ऊपर आने की कोशिश करता है और चट्टानों की दरारों में घुस जाता है। तो जब ये ऊपर आकर ठंडा होता होगा तो जम जाता होगा? सही पकड़ा आपने। इन दरारों में जो पतली परतें बनती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं, और जो बड़ी परतें होती हैं उन्हें लोड्स कहते हैं। टिन, तांबा, जिंक और लीड जैसी ज्यादातर धातुएं ऐसे ही बनती हैं। यानी उबलता हुआ लावा दरारों में फंसकर धातु बन गया। बहुत रोचक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अवसादी यानी सेडिमेंट्री चट्टानों का है। इसको आप एक लेयर केक समझ लीजिए। लाखों सालों तक नदियां मिट्टी, रेत और मरे हुए जीवों को बहाकर लाती हैं और परत दर परत जमा करती हैं। और फिर उस पर दबाव पड़ता होगा? जी, लाखों सालों के भयंकर दबाव और गर्मी से ये परतें ठोस चट्टान बन जाती हैं। कोयला और कई तरह के लौह अयस्क यानी आयरन ओर बिल्कुल इसी तरह इन्हीं परतों में बनते हैं। जिप्सम और नमक भी इसमें आते हैं, जो सूखे इलाकों में पानी के भाप बनने से पीछे छूट जाते हैं। केक की लेयर्स जैसा। और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। जब सतह की चट्टानें बारिश और हवा की मार से टूटती हैं तो पानी कमजोर तत्वों को बहा ले जाता है। पीछे जो कठोर हिस्सा बच जाता है उसमें खनिज होते हैं। बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है, वो इसी प्राकृतिक फिल्टरिंग से निकलता है। ये प्रकृति की बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लेकिन मैंने स्रोतों में ये भी पढ़ा था कि कुछ खनिज पानी और नदियों के साथ बहकर भी आते हैं। बिल्कुल। ये चौथा प्रकार है जिसे प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। ये पहाड़ियों की ढलान और घाटियों की रेत में मिलते हैं। यहाँ वो खनिज जमा होते हैं जो पानी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते और नष्ट नहीं होते। यानी इन पे जंग नहीं लगता? सही कहा। भारी होने की वजह से ये पानी में नीचे बैठ जाते हैं। सोना, चांदी, टिन और प्लैटिनम जैसे कीमती खनिज ऐसे ही नदियों की रेत को छानकर निकाले जाते हैं। और आखिरी 5वां स्रोत क्या है? 5वां स्रोत है समुद्र का पानी। समुद्र तो खजानों का भंडार है, पर ये इतने फैले और घुले हुए हैं कि इन्हें निकालना आर्थिक रूप से महंगा पड़ता है। फिर भी हमारा आम नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन समुद्री पानी से ही आते हैं। और समुद्र की तलहटी में तो मैग्नीज के नोड्यूल्स का पूरा फर्श बिछा है। समुद्र की गहराइयों से पहाड़ों तक इंसान को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे कभी-कभी तो खनिज ऐसी जगह फंसे होते हैं कि निकालना जानलेवा हो जाता है। मुझे मेघालय की रैट होल माइनिंग के बारे में याद आ रहा है, जो स्रोतों में मेंशन की गई थी। वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला उदाहरण है। जी, मेघालय का केस बहुत ही संवेदनशील है। जोवाई और चेरापूंजी जैसे इलाकों में जहां कोयले और चूना पत्थर के भंडार हैं, वहां बड़े उद्योग काम नहीं करते। वहां स्रोतों के अनुसार परिवार के सदस्य, यहां तक कि बच्चे भी पहाड़ के अंदर एक लंबी पतली सुरंग खोदते हैं, और ये इतनी छोटी होती है कि इंसान को चूहे की तरह रेंग कर जाना पड़ता है उसमें। ये खानन के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है। स्रोतों में साफ बताया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस पर सख्त संज्ञान लिया और इसे गैर कानूनी घोषित किया। हाँ,
एनजीटी ने इसे तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। यहाँ हम एक बड़ा टकराव देखते हैं। एक तरफ वहाँ की स्थानीय जनजातियों की पुरानी परंपरा है जहाँ खनिजों पर उनका हक होता है, और दूसरी तरफ एनजीटी की पर्यावरण और जान की सुरक्षा की चिंताएं हैं। ऐसे मुद्दों पर दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। सही कहा। ये दिखाता है कि खनिजों की मांग इंसानों को किस हद तक पुश कर सकती है। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ें और दुनिया से हटकर सिर्फ भारत के नक्शे पर नजर डालें, तो क्या खजाने हर राज्य में बराबर बनते हुए? नहीं, अगर हम भारत का नक्शा देखें तो वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही असमान है, और इसकी वजह हमारी जियोलॉजिकल बनावट है। जो हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा है यानी पेनिनसुलर प्लेटो, जो दक्षिण और मध्य भारत में है, वो सबसे पुरानी चट्टानों से बना है। इसलिए कोयला और धात्विक खनिज वहां भरे पड़े हैं। तो उस हिस्से को भारत का खजाना कह सकते हैं। और बाकी जगह? गुजरात और असम में जहां अवसादी चट्टानें हैं, वहां पेट्रोलियम मिलता है। पर अगर उत्तर भारत के मैदानों की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, तो वो खनिजों के मामले में लगभग खाली हैं। वहां सिर्फ उपजाऊ मिट्टी है। और जब हम इन खजानों की बात करते हैं ना, तो फेरस मिनरल्स यानी लौह खनिजों में लोहा सबसे ऊपर आता है। लोहा तो उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। स्रोतों में भारत की खदानों के नाम से जुड़ी बड़ी रोचक कहानियां मिली मुझे। जी बिल्कुल, कुद्रेमुख और बेलादीला वाली। हाँ, कर्नाटक में कुद्रेमुख की खदानें हैं। कुद्रे का मतलब कन्नड़ में घोड़ा होता है, और उन पहाड़ियों का आकार सच में घोड़े के चेहरे जैसा है। और छत्तीसगढ़ की बेलादिला पहाड़ियां किसी बैल के कुबड़ या हम्प जैसी दिखती हैं। ये नाम सच में बहुत दिलचस्प है। और इन्हीं स्रोतों में कुद्रेमुख का एक बहुत अद्भुत इंजीनियरिंग कमाल भी लिखा था। वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, और वहां से निकला आयरन ओर किसी ट्रक से नहीं, बल्कि पानी में मिलाकर एक गाढ़े स्लरी के रूप में पाइपलाइन के जरिए सीधे मंगलुरु पोर्ट भेजा जाता है। पहाड़ों से सीधा बंदरगाह तक पाइपलाइन के जरिए लोहे को बहाना वाकई कमाल की बात है। और अगर इसके टेक्निकल पहलू को देखें तो भारत के पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आयरन ओर है। सबसे बेहतर होता है मैग्नेटाइट। उसमें लगभग 70% लोहा होता है ना? सही कहा। और इसमें बहुत अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम आते हैं। फिर आता है हेमाटाइट, जिसमें 50 से 60% लोहा होता है, पर उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये इंडस्ट्रियल दुनिया का वर्क हॉर्स है। और ये मिलता कहाँ है सबसे ज्यादा? हमारे यहाँ ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर और बेलेरी चित्रदुर्गा तुमकुरू बेल्ट्स लोहे के मुख्य भंडार हैं। पर देखिए, लोहे के साथ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट का जिक्र जरूरी है। कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट? मैंगनीज। लोहे को स्टील में बदलने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 10 किलो मैंगनीज चाहिए होता है। उसके बिना स्टील में मजबूती आती ही नहीं। अच्छा, 10 किलो मैंगनीज चाहिए 1 टन स्टील के लिए। ये तो मुझे नहीं पता था। लोहे और स्टील की इस भारी भरकम दुनिया से निकलकर मैं एक ऐसी कहानी पर आना चाहूंगी जो मुझे बहुत मजेदार लगी। ये एक ऐसी धातु की कहानी है जो आज हर रसोई में है, पर एक वक्त पर सोने से भी ज्यादा कीमती थी। आप एल्यूमिनियम की बात कर रही हैं? जरूर। जरूर। बिल्कुल। श्रोताओं में सम्राट नेपोलियन थर्ड का एक किस्सा था। वो अपने महल में जब भोज रखते थे तो अपने सबसे खास और सम्मानित मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसते थे, और जो कम खास मेहमान होते थे उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में खाना मिलता था। आज किसी को सोने की जगह एल्यूमिनियम पकड़ा दो तो वो गुस्सा हो जाएगा। वही तो। उस दौर में एल्यूमिनियम का रुतबा अलग था। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना के सिर्फ 30 साल बाद एल्यूमिनियम इतना आम हो गया कि पेरिस के भिखारियों के पास भी एल्यूमिनियम के कटोरे आ गए। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एल्यूमिनियम नेचर में सीधे किसी चमकदार धातु की तरह नहीं मिलता। ये एक मिट्टी जैसी चट्टान बॉक्साइट में छुपा होता है। नेपोलियन के दौर में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम अलग करना बहुत महंगा और मुश्किल था। उसमें बहुत बिजली लगती थी। तो जब नई टेक्निक आई होगी तब आसान हुआ होगा। जी, जब आधुनिक तकनीक आई और बिजली सस्ती हुई तब एल्यूमिनियम बनाना आसान हो गया। भारत में ओडिशा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, खासकर पंचपतमाली भंडार। एल्यूमिनियम की खासियत यह है कि इसमें लोहे जैसी ताकत होती है, पर यह लकड़ी जैसा हल्का होता है। इसी वजह से हवाई जहाज से लेकर मोबाइल तक सब इससे बनते हैं। लोहे और एल्यूमिनियम में तो चलिए हम मजबूत हैं, पर स्रोतों से ये भी पता चलता है कि कुछ जगहों पर भारत थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जैसे तांबा यानी कॉपर। आज हर जगह बिजली है, और बिजली का मतलब ही तांबा है। ये हमारी एक कमजोर कड़ी है। भारत में कॉपर के भंडार और उत्पादन दोनों कम है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, राजस्थान के खेतरी और झारखंड के सिंहभूम में ही ये थोड़ा बहुत मिलता है। तांबा बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए हमें इसे बाहर से मंगाना पड़ता है। पर एक नॉन फेरस खनिज ऐसा भी है जिसमें हमारा कोई मुकाबला नहीं है,
वो है अभ्रक यानी माइका, जिसकी बात हमने टूथपेस्ट में भी की थी। ये वही है ना जिसकी बनावट बहुत अजीब होती है? हाँ, माइका की भौतिक बनावट बहुत अलग है। ये पत्तों या परतों के रूप में मिलता है। ये परतें इतनी पतली होती हैं कि अगर आप हजारों परतों को एक के ऊपर एक रखें तो भी वो बस कुछ सेंटीमीटर मोटा होगा। आश्चर्य की बात है। भारत में ये छोटा नागपुर के पठार और अजमेर के आसपास मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बिजली का कुचालक यानी इंसुलेटर है और बहुत ज्यादा वोल्टेज और गर्मी सह सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इन सभी बातों का आखिर क्या मतलब है? हम सुबह के टूथपेस्ट से लेके हवाई जहाजों तक खनन कर रहे हैं। पर चर्चा को अगर थोड़ा मोड़ें तो इन खनिजों को धरती के सीने से बाहर निकालने की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? इसका जवाब काफी गंभीर है। हम खनिजों का इस्तेमाल तो आराम से कर लेते हैं, पर खनन यानी माइनिंग अपने साथ बहुत से खतरे लाती है। सबसे ज्यादा असर उन मजदूरों पर पड़ता है जो खदानों में काम करते हैं। उनकी सेहत पर? जी, वो दिन रात धूल और जहरीली गैसों के बीच काम करते हैं। उनके फेफड़ों में धूल जमने से ब्लैक लंग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा खदानों की छत गिरना, अचानक पानी भर जाना या कोयले की खदान में आग लग जाना मजदूरों के लिए रोज का खतरा है। और पर्यावरण पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल। खनन के बाद खुले गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं। वहां से निकलने वाले रसायन मिट्टी को खराब करते हैं और बारिश का पानी उस जहर को नदियों में मिला देता है। अगर कड़े नियम ना हो तो ये उद्योग एक किलर इंडस्ट्री बन जाता है। ये पूरी चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। इन स्रोतों से ये साफ हो जाता है कि एक छोटी पिन से लेकर आसमान छूती इमारतों तक सबके पीछे यही खनिज है। हमारा देश इन संसाधनों से भरा है, पर इनको निकालना आसान या खतरे से खाली नहीं है। हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता इन्हीं पर टिकी है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भंडार सीमित हैं। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए इनका टिकाऊ इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एकदम सही। और चर्चाओं को समाप्त करने से पहले एक विचार में सामने रखना चाहूंगी, जिसे सुनकर कोई भी सोच में पड़ सकता है। स्रोतों के हिसाब से हमारी धरती की क्रस्ट में जो उपयोगी खनिज हैं वो सिर्फ 1% हैं, सिर्फ 1%। और हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। तो जब धरती के ये छिपे खजाने पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? क्या अपनी आधुनिक जिंदगी को चलाने के लिए हमें अंतरिक्ष यानी स्पेस की तरफ देखना पड़ेगा? क्या आने वाले कल के माइनर्स एस्ट्रॉइड्स को खोद रहे होंगे? ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और नया जानने की उत्सुकता बनाए रखिए।